तो आज का टॉपिक है फॉरगिवनेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉरगिवनेस। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि फॉरगिवनेस कुछ रीजंस की वजह से हम नहीं कर पाते। सबसे पहले तो हम अपनी नेचर को देखेंगे कि हमारी आज की डेट में हमारी नेचर कैसी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे जो दुनिया है उसमें हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। ब्लेम गेम का मतलब है कि कभी हम सिस्टम को दोष देते हैं, कभी गवर्नमेंट को दोष देते हैं, तो कभी हम ये सोचते हैं कि दुनिया ऐसी है। हाँ, अगर कुछ भी हो जाए तो हम अपने रिश्तेदारों को दोष देते हैं। मेरे को इस रिश्तेदार ने ऐसे कहा, उसने मेरा पैसा ये किया, मेरे को धोखा दिया, या आज सिचुएशन ऐसी है तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारा जो वर्ल्ड होता है, हम इसमें कंप्लेंट रहते हैं या हम कंपैरिजन मोड में रहते हैं। यार उसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, पता नहीं वो कैसे कर लेता है, उसके पास तो धन की कमी नहीं है, उसको कुछ ना कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, भगवान उस पर मेहरबान है। राइट। तो कभी हमें लगता है कि उनके पास बहुत अच्छा लग्जरीज आइटम है, जैसे पर्स है, गहने हैं, उनके पास बहुत कुछ है और हमारे पास नहीं है। ये हमारे कुछ ड्रॉबैक्स रहते ही रहते हैं। फिर हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम खुद को ही हेट करते हैं। कभी हमें अपनी शक्ल पसंद नहीं आती, कभी हमारा हमको फिजिक पसंद नहीं आता, तो हम भगवान को भी दोष देते रहते हैं कि मेरी किस्मत में ही ऐसे लिखा है, भगवान ने मुझे ऐसी शक्ल दी है। राइट। तो हम भगवान को भी दोष देते रहते हैं इसमें। राइट। उसके बाद हम अपने फ्रेंड से भी बहुत ज्यादा जलते हैं। कोई फ्रेंड्स ने कुछ कर दिया, उसके पास उसके माँ बाप ने उसको कुछ दे दिया गिफ्ट, तो वी आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट अवर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो ओवरऑल इन दिस वर्ल्ड, either we are looking at others or we are looking at the system, we are looking at the government। तो तीन चीजें ही हमारे इर्द गिर्द घूमती है, तो हमारी फैमिली, हमारा गवर्नमेंट, हमारा सिस्टम, और उसके ऊपर अगर कुछ नहीं होता तो हम भगवान को ही दोष देते हैं, या मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत क्यों खराब है, मेरे साथ ही एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरे साथ ही मिस हैपनिंग्स क्यों हुई। तो दोस्तों, तो सबसे पहले तो जो है ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये कंप्लेंट है या ब्लेम है, वो क्या है, ये हमारी मेमोरी का एक पार्ट है। राइट। तो मेमोरी का एक पार्ट होने के कारण तो हम क्या करते हैं, उसको इश्यूज बना लेते हैं। तो फॉरगिवनेस तभी आएगा जब तक हम उन इश्यूज को भुला ना पाए, और जब तक हम भुला नहीं पाते उनको हम संजो के रखते हैं। तो कहते हैं कि मिजरीज आर दी वर्स्ट पोजीशन, मतलब हमारे जितने दुख दर्द हैं उनको हम एक धरोहर की भांति बड़े अच्छे से संजो के रखते हैं। तो कहा जाता है कि टू फॉरगिव इज टू सेट ए प्रिजनर फ्री एंड डिस्कवर दैट द प्रिजनर वाज यू। जब हम फॉरगिवनेस को करते हैं या हम किसी को माफ करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमने उस बंदे को माफ किया। तो दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, हम कभी भी किसी पर्सन को माफ करने के लिए माफ करने वाले होते कौन है, सबसे पहले तो जो दोष है वो हम ही दोषी हैं, क्योंकि जब हम एक उंगली इस तरह करते हैं तो ये चार उंगलियां जो है ये हमारे तरफ ही पॉइंट करती हैं। तो फॉरगिवनेस के लिए जब भी हम देखें, उस मोमेंट में या उस इशू में हम ही सबसे बड़े मेन विक्टिम थे। तो फॉरगिवनेस करने से क्या होता है, देखो, कोई भी इशू जो होता है वो हम अपने दिल पे लेके बैठते हैं। तो दिल किसका है, हमारा। और जब इसमें हम कोई इशू रखते हैं तो हमारा दिल भारी होता है। तो इसी तरह मैं अगर कहना चाहूं कि मेरे पास कोई ग्लास है या कोई वस्तु है, अगर मैं इसको अपने हाथ पे लेके रखूं, तो आपको कितनी देर लगता है कि मैं इसको लेकर रख सकती हूँ? आप कहेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। और ये तो बिल्कुल हल्का है, और अगर आप ग्लास भी इसको एम्प्टी मान के चलें तो आप कितनी देर उसको होल्ड कर पाओगे? तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी देर होल्ड करोगे। कुछ टाइम बाद तो आपकी मसल्स जो है जवाब देने लग जाएंगी और वो अकड़ जाएंगी। इसी तरह तो कभी सोचो, जो थॉट वेट प्रोड्यूसिंग हो, है ना, जो विचार जिसमें वजन हो, तो वो आपके दिल पर कितना वजन डाल रहा होगा। राइट। तो इसलिए जब भी कोई चीज वजन डालती है तो वो दिल के इर्द गिर्द जो है उसका घेरा बढ़ता रहता है, और इसी को हम कहते हैं नेगेटिविटी। और ये बाद में जो है दुखों का कारण बनती है, और ये दुख के कारण ही हमारे शरीर के अंदर डिसीज बन के मैनिफेस्ट करते हैं। राइट। तो हमारा ईगो वार, जिसको कहते हैं
मेरा, ये मेरा है, मुझे चाहिए, मेरा पैसा है, मेरा घर है। तो जब हम इस इश्यूज को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो लड़ाई झगड़े के जो इश्यूज से साइड इफेक्ट जो होते हैं, तो दो भाइयों का झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी को लेके, ये मेरा घर है, मेरे को माँ ने दिया, ये तेरा घर है। दोस्तों, जो इश्यूज होते हैं, अगर हम उसको रिजॉल्व नहीं करें, हम किसी को लड़ाई झगड़े में माफ ना करें, तो ये हम अपने दिल पर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि मैं क्यों माफ करूं, मेरी तो गलती ही नहीं है। सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि मैं उसको माफ क्यों करूं, और इतनी बड़ी हम ये भी बात कहते थे कि मैं अपने मरते दम तक इसको माफ नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसने मेरे को बहुत बुरे शब्द बोले और इतना मेरी बेइज्जती की, है ना। जब हम ये सोचते हैं कि उसने बेइज्जती की, पर विक्टिम कौन है, विक्टिम हम खुद होते हैं, तो हमारे हार्ट पर ये होता है हमला। तो और स्पेस किसका ऑक्यूपाई हो रहा है, हमारा ही दिल के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई है, हमारे अंदर ही वजन बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर ही साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो कोई भी नकारात्मक चीजें या नकारात्मक झगड़े, अगर इनसे हमें कोई भी फल नहीं मिल रहा, तो हम उन्हें भुला देकर, उन्हें लेट गो कर उन्हें माफ कर देना चाहिए। तो कहा जाता है, इफ वी रियली वांट लव वी मस्ट लर्न हाउ टू फॉरगिव। अगर हम अपने आप से ही भी प्यार करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि हमें उसे फॉरगिव करना आना चाहिए। अगर हम फॉरगिव नहीं कर पाते, इफ यू डोंट फील फॉरगिवन, तो हमें भगवान भी माफ नहीं कर सकता। तो भगवान कौन है, भगवान हम खुद हैं, हमारे अंदर भगवान है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसी सिचुएशन लेनी है जिसमें आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या आप उस व्यक्ति को भुला नहीं पा रहे। तो जब आप ऐसी इवेंट या सिचुएशन लेकर आते हैं, तो आपको अपनी 5 उंगलियों पर देखना है कि इस इवेंट में रिग्रेट क्या है, क्या इसमें आपको संभावना क्या है कि आप माफी चाहते हैं। फिर क्या ये इवेंट में आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, कोई भी एक घटना जो होगी उसमें आप जरूर होगे, तो उस घटना में जो भी झगड़ा हुआ, तो क्या आप मानते हैं कि आप भी रिस्पॉन्सिबल थे इस झगड़े के लिए, कि वो ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था। आपने भी तो कुछ कहा होगा ना, तभी तो ये झगड़ा बढ़ा। तो उस झगड़े में या उस धोखे में जब आपने कोई पैसा दिया, तो आप भी तो रिस्पॉन्सिबल थे ना। आपने कोई भी सोच विचार करके उस टाइम पे आपने सोचा चलो इस दोस्त की मदद करता हूँ, पर आपको ये नहीं पता था कि वो दोस्त आपका ऐसे निकलेगा और वो आपको पैसे नहीं रिटर्न करेगा, या आपको वो धोखा देगा, या आपका झगड़े में वो कुछ ऐसा बोल देगा। तो उस झगड़े से या उस इवेंट से हम क्या सीख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ये निष्कर्ष निकालना होगा कि हमें उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट करना होगा कि वो हमें माफ कर दे। जी हाँ दोस्तों, हमें उससे माफी मांगनी है और हम उसको माफ करें अपने दिल से। ये 2 काम करने हैं। वो व्यक्ति चाहे भले हमें माफ करे ना करे, पर हमें उसको कहना है कि वो हमें माफ कर दे, हमारी गलती थी। आप अगर उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ना तो आप छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ आता है ईगो का, कि अगर मैं उससे माफी मांग लूंगा यार, मैं तो फिर छोटा हो जाऊंगा। तो ये छोटा और बड़ा के साइज में आप छोटे बड़े हो जाओगे नहीं, यहाँ पर आपका समझ, आपकी ईगो आ जाती है बीच में, और आप सोचते हो कि मैं उससे माफी मांग लूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। तो इस इवेंट के लिए आप एक एक्टिविटी करेंगे। अभी मैं आपको 2 मिनट देती हूँ या 1 मिनट ले लीजिए। आप एक कॉपी में एक पेज निकालिए और उस इवेंट की जितनी चीजें आपको याद आती हैं, आप उसमें वो फास्ट राइटिंग में स्क्रिबल कर लीजिए। जब वो आपने इवेंट लिख के हो चुका, तो अब आप उसमें इवेंट में देखिए कौन सॉरी है, और अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है, तो उसमें लिखिए कि मेरी गलती है, यस दिस इज रॉन्ग, बिकॉज मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं कि उस दिन मैंने भी अपनी समझ बूझ यूज नहीं की और मैंने गलत शब्द कहे या मेरे से भी गलती हो गई, है ना। और फिर आप लिखिए कि मैं सॉरी हूं इस इवेंट के लिए, मैं तहे दिल से सॉरी मांगता हूं, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दे, और इन फ्यूचर ऐसा मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, और क्या तुम मुझे माफ करोगे। तो ये इवेंट के बाद आप ये 4 सेंटेंस लिखोगे और अपने दिल को आज बिल्कुल हल्का करोगे ये 4 सेंटेंस लिख के। इससे क्या होगा, हमने उस घटना में जाकर अपने आप को एक अलग नजरिए से देखा। आप देखिए कि ये इवेंट जो है एक बहुत बड़े बॉल के अंदर हो रहा है और आप उस बॉल के बाहर खड़े होकर इस इवेंट को देख रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। जब हम एक थर्ड एंगल से इस घटना को देखते हैं, तो हमें उस इवेंट से एक सीख मिलती है और हम खुद रियलाइज करते हैं कि गलती हमारी थी। तो आपको 4 चीजें जरूर करनी है। आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग, इन फ्यूचर, एंड विल यू फॉरगिव मी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसको आप जो भी व्यक्ति करेगा या आप जिसको भी करवाएंगे उसको जरूर लाभ ही होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा
हार्ट को लाइट करने की एक प्रक्रिया है। इसके बाद आपका हार्ट जो है एज लाइट एज फेदर हो जाएगा, बिल्कुल पंख की तरह हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपने एक स्पेशल जगह उस व्यक्ति को दे रखी थी हार्ट में। तो इतने सालों से कैलेंडर बदलने के बावजूद भी वो नहीं क्लियर हो रहा था। तो जब आप इस तरह ये क्लियर करते हैं तो आपका हार्ट बिल्कुल प्योर हो जाता है, राइट। फॉरगिवनेस इज द वन गिफ्ट, जो सबसे अच्छा गिफ्ट हम आज की डेट में हम दे सकते हैं अपने आप को। अगर हमें कोई अपने आप को कोई गिफ्ट देना है वो है माफी का। हम अपने आप को माफ करें कि हमने गलती की और हम अपने आप को ही माफ कर सकें, तो ये सबसे बड़ा कुदरत का बेस्ट गिफ्ट होगा जो हम अपने आप को देंगे, जिससे कि हम आजादी महसूस करें। हर व्यक्ति आजादी चाहता है, पर उसको यही नहीं पता कि वो इन इन अपने इंटरनल वर्ल्ड में वो आजादी कैसे लाए। देखिए दोस्तों, देखो जब हम ब्रश करते हैं या नहाते हैं, हम अपने शरीर को बाहर से तो क्लीन कर लेते हैं, पर अंदर से क्या ब्रश डाल के क्लीन कर सकते हैं? तो ये अंदर की क्लीनिंग प्रोसेस है। दिस इज कॉल्ड द क्लेंजिंग ऑफ द इंटरनल वर्ल्ड। जब हम इंटरनल वर्ल्ड में जाके उस इवेंट को याद करके उससे कुछ सीख लेते हैं और अपने आप को माफ कर लेते हैं कि हाँ भाई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ उस दिन मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा या मैंने समझ बूझ करके तुम्हें वो पैसे दिए अपना समझकर, और मेरी ही गलती है। अगर हम इस तरह अपने आप को एक्सेप्ट कर लें और माफ कर लें, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो आप देखते हैं, जो जब हम माफ नहीं करते तो हमारे शरीर में बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं, सर दर्द, माइग्रेन। तो ये इश्यूज के कारण होता है, क्योंकि कोई ना कोई हमारी घटना के कारण हम उसको घर करके बैठे होते हैं। तो हम अपने ही इंटरनल वर्ल्ड में उस व्यक्ति को स्पेशल जगह देकर बैठे होते हैं। तो जब तक हम माफ नहीं करेंगे तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। वो खुजली हो सकती है, रैश हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, पैर में सूजन आना, सर दर्द होना, कहीं ना कहीं सर के दर्द, पीठ के दर्द। तो ये सब चीजें हमें आ ही सकती हैं। तो ये कुछ कारण है, हम सोचते हैं कि हमें उसे माफ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत ही दुर्बल हूं, तो मैं क्यों उसको, वो तो बहुत महान है या वो बहुत धनवान है, तो वो मुझे माफ क्यों करेगा। तो सबसे पहले तो यही हमारी ईगो क्लैश होती है कि मैं वीक हूं और वो बहुत स्ट्रांग है ना। और हम जब भी किसी को घटना में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके प्रति गुस्सा नहीं होते, हमारा गुस्सा जो होता है उसके प्रति होता है। ये बहुत बड़ी बात है अंडरस्टैंड करने के लिए। हम उस व्यक्ति के प्रति अपना गुस्सा लेकर बैठे हैं, राइट। सो इट इज द एंगर विच इज मेकिंग अस सिक। तो वो गुस्सा जो है, अगर हम उस गुस्से का निवारण ढूंढ लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम उस व्यक्ति से नाराज नहीं है, पर उस दिन जो घटना हुआ, उस घटने से जो साइड इफेक्ट है, उसका जो गुस्सा है उस व्यक्ति के ऊपर प्रति, उससे हम अपने आप को कोरिलेट करें। और फिर हमें वो लगता है कि नहीं, वो व्यक्ति तो डोमिनेटिंग है, वो व्यक्ति हमसे ज्यादा हम पर हावी हो रहा है, इसलिए मैं उसको माफ नहीं करूंगा। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, वो उसकी सोच बड़ी है और वो अपने पैसे का धोस दिखा रहा है। तो वो हम ये सोचते हैं, और इससे कि हम दोनों के भी रिश्ते में भी दूरियां आ जाती हैं। तो हम उस एक झगड़े से उससे मेल जोल भी नहीं रखते, हम अपने उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। और हम ये कहते हैं कि पूरे युग भी हो जाएगा ना, मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा कि तूने मुझे इतना बुरा भला कहा। और आप ये मानेंगे कि मेरा मानना है कि जैसे जो परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में आपको भी गुस्सा आया, उनको भी गुस्सा आया, परंतु कुछ दिन बाद जब ये गुस्सा शांत हो जाएगा, आप उस व्यक्ति से मिलेंगे तो वो व्यक्ति बिल्कुल ही बदला हुआ मिलेगा। और आप उसको तहे दिल से झप्पी पाकर गले लगा लेंगे तो ये मामला सुलझ भी सकता है। पर हम ये कभी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमारी नाक बड़ी ऊंची होती है, हमारा ईगो बड़ा होता है। तो हम ये सोचते हैं, क्यों दूं मैं अपने भाई को, मैं क्यों हिस्सा दूं, वो मेरा क्या लगता है। तो यहाँ पर जब प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम अपने ईगो को ही बहुत बड़ा कर लेते हैं। और कई बार तो हम ये सोचते हैं कि ये बहुत स्टूपिडिटी होगी कि मैं उसको फॉरगिव क्यों करूं, राइट। सो आई विल बिकम वेरी स्टूपिड इफ आई डोंट, अगर मैं उसको फॉरगिव करता हूँ। और और ये हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि क्यों मैं एक्सेप्ट करूं, कि उसने भी तो गलती की है, मैं ही क्यों माफी मांगू, उसने भी तो गलती की है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि दोनों तरफ से माफी होनी चाहिए। मैं नहीं माफी मांगूंगा अगर वो माफी नहीं मांगता पहले। तो हम चाहते हैं कि वो पहले माफी मांगे फिर हम माफ करें। तो ये पहला दूसरा, ये हमारे ही बनाए हुए इंटरनल वर्ल्ड में हमारी ही ईगो क्लैशेस हैं,
है ना, और हमारा गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे शरीर को ही जला रहा होता है। देखिए, जब आप एक जलते हुए कोयले को हाथ में लेते हैं तो कोयला आप ही के हाथ को जलाएगा ना, किसी दूसरे के हाथ को थोड़ी जलाएगा। तो वो गुस्सा जो हम अपने अंदर लेकर पनपते हैं, और यही आगे चलकर कैंसर, इस तरह की बीमारियों का जड़ कारण, मूल कारण यही होता है। आपका बीपी का बढ़ना, ये सब। तो ना, हम माफी मांगना नहीं चाहते, सॉरी बोलना नहीं चाहते, जिससे कि ये प्रॉब्लम का हल हो सकता है। एक सॉरी और एक अपोलॉजी से बहुत सारी प्रॉब्लम का हल हो सकता है। तो ये कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इससे हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इनका हमें ख्याल रखना है। तो कहते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें प्यार से होती है, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसी से हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस परिपूर्ण नहीं होती तो हमें लगता है कि हम फियर में हैं। तो लव इज लेटिंग गो ऑफ फियर। अगर हम फियर को देखें तो फियर क्या है? FEAR, इसका पूर्ण विवरण देखिए। F का मतलब होता है फॉल्स, एविडेंस अपियरिंग रियल, मतलब जो चीज है ही नहीं उसका भ्रम होना। कहने का मतलब, जैसे आपको फियर है, बिल्कुल अंधेरे का डर है, तो आपको लगता है कोई आ रहा है, वहां कुछ है नहीं, पर आपका मन कह रहा है वहां कुछ है, वहां कुछ है, तो आपको भ्रम हो रहा है कि वहां कुछ रियल में है। तो वैसे कुछ है नहीं, पर आप रियलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, अगर आप देखें, एक व्यक्ति को 3 चीज के फियर से वो पैदा होता है। सबसे पहला होता है तो फियर ऑफ सर्वाइवल, उसकी जान के प्रति उसको सबसे ज्यादा फियर होता है, यार कोई मुझे आके मार ना दे, या कोई चाकू ना मार दे, पीछे से वार ना कर दे, तो मेरी अपने जीवन के प्रति मुझे अपना जान बचानी होती है। तो सबसे ज्यादा फियर ऑफ लाइफ होता है। दूसरे फियर के साथ इंसान जो पैदा होता है वो होता है फियर ऑफ अननोन। अननोन मतलब आपका अंधेरा कमरा, किसी अननोन जगह पे जा रहे हो, वहां पर कुछ आपको आहट भी होती है ना, तो फियर ऑफ अननोन, कि कोई आ रहा है, पीछे से आ रहा है, तो ये अननोन का फियर हमेशा ही सताता है। और तीसरा फियर जो होता है फियर ऑफ हाइट्स। जब भी आप बच्चे को कभी उछालते हैं ना, तो उसको लगता है कि वो अभी गिर जाएगा, है ना, तो वो फियर ऑफ हाइट्स वो बचपन से ही आता है। कभी ऊंचाई का डर जो होता है उसके मन में पहले से ही बस जाता है। तो ये थे कुछ कॉमन फियर्स हमारे मन में हमेशा ही रहते हैं। ठीक है, तो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी हैप्पीनेस के लिए। और अगर हम ये डिसाइड करें कि हम ये डिसाइड करें कि हमें फॉरगिव नहीं करना, तो हमारा ये डिसीजन बहुत ही गलत डिसीजन होगा। तो अगर हमें ये डिसाइड करना है, हमें किसी को माफ करना है, तो आपको सिर्फ क्या करनी है? अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करनी है। यस माय फ्रेंड्स, यू शुड हैव द विलिंगनेस टू फॉरगिव। अगर आपकी इच्छा शक्ति है उसके व्यक्ति के प्रति, आप उस व्यक्ति को फॉरगिव कर सकते हो, तो आपकी ये इच्छा शक्ति ही आप उस व्यक्ति को फॉरगिव करने में हेल्प करेगी। और जब आप किसी व्यक्ति को फॉरगिव करके तो देखो, एक बार ट्राई तो करो इस एक्टिविटी को। जब आप करते हो तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो अंदर एक आनंद की भावना आएगी, और सबसे पहले खुशी आएगी, और आपको ऐसे सुकून मिलेगा, कंफर्ट, अबाइडिंग सुकून, एक कंफर्ट मिलेगा, और लगेगा यार इतना आसान था और मैं कितने सालों से अपने दिल को इस बोझ के तले दबा रहा था। तो एक माइंड जो है आपका, मन में भी अजीब सी शांति होगी, और आपको लगेगा मेरे जीवन का जीने का मकसद क्या है। तो गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जब आपको कोई दूसरा गिफ्ट दे रहा है और अगर आप वो गिफ्ट लेते नहीं हो, तो वो गिफ्ट किसके पास रह जाता है? उसी व्यक्ति के पास। अगर एक व्यक्ति बहुत बुरी बुरी गाली दे रहा है और बहुत बुरा भला कह रहा है, आप उसको अगर नहीं लेते तो वो तो उसी के रह जाएंगे ना, उसी के पास रह जाएंगे। पर हम क्या अगर किसी ने हमें गधा, स्टूपिड बोला है ना, तो हम वो चीज मानने लग जाते हैं। उस टाइम हम ये नहीं सोचते मैं गधा थोड़ी हूँ, मैं स्टूपिड थोड़ी हूँ, अकॉर्डिंग टू हुम अगर हम मैं बोलूं, तो ये चीज हम उस टाइम नहीं समझते। हम अपने आप को गधा, स्टूपिड, जो भी वो बोल रहा है वो मानने लग जाते हैं, और हम लड़ने में आ जाते हैं। तो अगर हम अपने कानों के थ्रू उन बातों को ग्रहण ही ना करें, तो वो हमारी नहीं होती, और हम क्यों माने? वो उसके शब्द हैं, उसकी वोकैबुलरी है। तो इसलिए हमें कभी भी लड़ाई झगड़े को मान नहीं लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो कुछ कह रहा है, उसका व्यक्तित्व जो है इस समय, या इसकी परिस्थिति, मन की परिस्थिति ऐसी है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो जिस दिन हम माफ करना सीख जाते हैं दोस्तों, वो सबसे खुशी का दिन होता है, और हमारे जीवन में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आती है। तो जो वो हमें क्या चाहिए किसी को फॉरगिव करने के लिए, कि जो हमारे अंदर ही छुपा है ना, कि हमें उसके बारे में बोध ही नहीं है। कितने सालों से हमने बोध ही नहीं था कि हम क्या चीज अपने दिल में वजन लेकर बैठे हैं। और अगर आज मैं आपको एक लिस्ट बनाने के लिए कहूं
कि आज आप एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें आपको एक उस व्यक्ति के साथ जिसके भी प्रति आपको घृणा है ना, उस व्यक्ति के प्रति आपको जितनी भी घृणा है, आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के प्रति आपको जितनी भी घृणा है, आपको क्या करना है, हाँ दोस्तों, अगर घृणा है तो आप दो चीजें कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक कॉपी पेन में दो चीजें लिखिए, गुड एंड बैड। उस व्यक्ति के प्रति आपको कितना गुड चीजें याद हैं वो लिखिए, और एक इवेंट जिसकी वजह से आप उससे नफरत करना चाहते हैं वो आप लिखिए। तो आप क्या पाएंगे कि उस व्यक्ति में जो गुड इवेंट्स थे वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द बैड इवेंट्स। तो उस व्यक्ति में वो गुड इवेंट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू बैड इवेंट। और फिर आप देखेंगे वो व्यक्ति कितना अच्छा था जिससे आपने झगड़ा किया, सिर्फ एक इवेंट की वजह से आप उससे जिंदगी भर का नफरत करने बैठे हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं, अपने इरेजर से इस इवेंट को लिख कर रब भी कर सकते हैं। क्या कहा जाता है कि अपनी गलतियों को सैंड पे लिखिए, रेत पे लिखिए, ताकि वो पानी की तरह बह के खत्म हो जाए। तो राइट योर ट्रबल्स इन द सैंड, और उसको ब्लेस करिए कि हाँ मेरे को इतना अच्छा दोस्त दिया है, इतने अच्छे लोग दिए मेरे जीवन में। देखिए, लोग ही नहीं होंगे तो जीवन क्या चलेगा, जीवन अच्छा नहीं होगा। तो इतना इजी है, हम किसी भी इवेंट को लिख कर रबर से रब कर सकते हैं, और तहे दिल से अगर हम मुझसे माफी मांग ले तो हमारा जीवन जो है मक्खन की तरह बिल्कुल एज स्मूथ एज बटर हो सकता है। पर हम क्या करते हैं, हम करते ही नहीं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने देखा फॉरगिवनेस करना कितना इजी था। हम्म हम्म। तो ये इवेंट में आप ये भी कर सकते हैं। सोचिए कि आपके पास बहुत सारे हवा के गुब्बारे हैं, तो आपने उस कागज को एक पेपर पे लिख कर, वो घटना को लिखकर किसी बैलून के अंदर डाल दिया है। और अब आप इमेजिन करिए कि वो बैलून जो है हवा में बिल्कुल आसमान में ऐसे उड़ता जा रहा है, और बिल्कुल वो छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, इतना छोटा हो गया कि अब वो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा। तो आप इस तरह अपने जितनी भी घटनाएं हैं, बुरी घटनाएं हैं, उनको आप लेट गो कर सकते हैं एज कंपेयर टू हीलियम बैलून, कि हीलियम बैलून की तरह वो आकाश में बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। तो इस एक्टिविटी को करने से दिल इतना हल्का हो जाता है, तो आपको लगता है कि आप गुब्बारे से भी अधिक हल्के हो गए हैं। तो गुब्बारे को भी जब उड़ते हुए देखते हैं ना, वो बाहर की हवा से नहीं उड़ता, जो अंदर उसकी हवा होती उसके कारण वो उड़ता है। इसी तरह मानव शरीर में भी जितने भी इंटरनल इश्यूज होते हैं वो उसकी वजह से आज जीवित है, ना कि बाहर के प्रेशर और उससे जीवित है। तो जितने भी आप इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, अपने आप को पीस और काम महसूस करेंगे, आप जीवन में बहुत ज्यादा अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। ठीक है, तो ये था आज के फॉरगिवनेस की एक्टिविटी, और ये था आज का मास्टरमाइंड। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, राइट। अगर हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मान लो हमें 23 इंटू 12 करना होता, तो ये है डॉट पैटर्न। डॉट पैटर्न में हम यहाँ पे डॉट डालेंगे 1 2 3 4, राइट। तो हमें ऑपरेशन करने पड़ेंगे तीन, ठीक है, तीन ऑपरेशन करेंगे। पहला होगा फर्स्ट, ये लाइन देखिए, फर्स्ट राइट लाइन को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम देखें 23 और 12, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 1, जो कि ये लाइन दिख रही है। तो हम 3 और 2 दोनों राइट साइड के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो क्रॉस दिख रहा है हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। कहने का मतलब 2 इंटू 2 4 और 3 1 जा 3, दोनों को
ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। ठीक है, तो सेंटर नंबर हमारा 7 हो गया। अब ये वाली जो लाइन है ये हमारी लेफ्ट साइड के दो डिजिट्स हैं 2 और 1। 2 और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2, तो हमारा आंसर आएगा 276। तो वैदिक मैथ्स ये सिखाता है कि हम एक लाइन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में जाते तो पहले ऐसे करते 46 करते, फिर 230 लिखते, फिर इन दोनों को ऐड करते, तो हमारा आंसर आता 276। तो कुछ नंबर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 31 इंटू 25, 26 इंटू 78। अगर हम ओरली करें तो देखिए 5 वन जा 5, यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट आएगा 5, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 से 15 आएगा, और 2 को 1 से 15 प्लस 2 17, तो 7 आया, हमारा 1 कैरी हो गया, और 3 2 जा 6, और हमारे पास आया 7, तो हमारे पास आएगा 775। इसका आंसर आएगा 775। तो इस तरह हम ओरली और मेंटली 2 नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था आज का मास्टरमाइंड। आई होप यू लाइक्ड इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस मास्टरमाइंड। तो मैं ये म्यूजिक लगा देती हूँ। आपको ये म्यूजिक अच्छा लगेगा और आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। So thank you very much.